there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द मेटाफेज़ वन, यानी जो मियाटिक वन फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न था उसका जो स्टेप था मेटाफेज़ वन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एनाफेज़ वन। तो मेटाफेज़ वन के बाद हमारे पास सेल इसी स्टेज में मौजूद था, इसी हालत में हमारे पास सेल मौजूद था। ये जो दो क्रोमोसोम होमोलॉगस पेयर के एक दूसरे से जुदा हुए थे, अब ये दोनों अरेंज हुए थे ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। लिंक तो पहले हुए थे किसके साथ? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर के साथ, लेकिन इसी मेटाफेज़ वन में ये अलाइन हो गए ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। अब गौर से सुने, एक बात आपको जहन में रखना होगा। पहले भी हमने ये बार बार ये बात मैं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक क्रोमेटिड के ज़रिए क्रोमोसोम को शो करता हूँ, लेकिन यहाँ पर असल में हर एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड का बना होता है। चलो मैं यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ। हर एक क्रोमोसोम जो है इसमें दो दो क्रोमेटिड्स मौजूद है, इस तरह। और यहाँ पर भी इस तरह, इसमें भी दो क्रोमेटिड होंगे। इसी तरह इसमें भी दो दो, हर एक क्रोमोसोम दो दो क्रोमेटिड्स का बना होता है, इस तरह होता है। अब गौर से देखें, इसके बाद मेटाफेज़ वन के बाद सेल इंटर होता है इनटू एनाफेज़ वन। फर्ज करें हम यहाँ पर इस तरह चेंजेस जो सारे होते हैं यहाँ पर इसी तरह शो करते हैं, इसी डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं एनाफेज़ वन। अब देखिए, गौर से देखें क्या होता है यहाँ पर। एनाफेज़ वन में कौन से चेंजेस अकर होते हैं, कौन से चेंजेस एनाफेज़ वन में होते हैं। गौर से देखिए, ये जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है जिसके साथ ये क्रोमोसोम अटैच है, ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट, spindle fiber contract and pulls the homologous chromosome and pulls the homologous chromosomes towards the opposite poles ऑफ सेल के दो अपोजिट पोल की तरफ ये खींच देते हैं। किस तरह? ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये एक दूसरे से जुदा होते हैं, एक दूसरे से जुदा होते हैं। यहाँ पर आपको अगर याद हो तो एनाफेज़ में, मेटासिस का जो एनाफेज़ था वहाँ पर सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ था, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ था। और इसके नतीजे में जो क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से वहाँ पर जुदा हुए थे, उसके दरमियान इंटरजोनल फाइबर अपीयर हो गए थे। लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम सेपरेट तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरजोनल फाइबर अपीयर नहीं होते हैं। आप गौर से देखिए, होता इसी तरह है। ये जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है ये इस तरह कंट्रैक्ट हो जाते हैं, पुल हो जाते हैं, शार्ट हो जाते हैं। तो शार्ट होने के नतीजे में, कंट्रैक्शन के नतीजे में, ये जो इसके साथ जो होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम अटैच है, एक क्रोमोसोम एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ चला जाता है, यानी सेल के अपोजिट एंड्स की तरफ चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड, सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, तो सेपरेटेड तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? गौर से देखिए, नो इंटरजोनल फाइबर्स अपीयर। यहाँ पर इंटरजोनल फाइबर अपीयर नहीं होते हैं। नो इंटरजोनल फाइबर्स, इंटरजोनल फाइबर्स अपीयर। यहाँ पर इंटरजोनल फाइबर्स अपीयर नहीं होते हैं। गौर से देखिए, यहाँ पर इंटरजोनल फाइबर अपीयर नहीं होते हैं। इसी तरह सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग भी यहाँ पर नहीं होता है। नो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस हियर, नो
नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस, नो स्प्लिटिंग ऑफ, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चेंजेस है। ये हो गए थे, कहाँ पर हुए थे ये जब एनाफेज पढ़ रहे थे मायोटासिस का, वहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो गया था, इंटरजोनल फाइबर अपीयर हो गए थे। यहाँ पर नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर यहाँ पर नहीं होता है। इसी तरह इंटरजोनल फाइबर्स भी यहाँ पर एनाफेज 1 में अपीयर नहीं होते हैं। मियासिस के फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जो एनाफेज होता है, इसमें क्या इंटरजोनल फाइबर अपीयर नहीं होती, और इसी तरह सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग भी नहीं होता है। तो इसके नतीजे में ये जब कंट्रैक्ट कर जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का, गौर से देखें, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम चला जाता है सेल के एक एंड की तरफ, दूसरा दूसरी तरफ, यानी अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। आप गौर से देखें, एक क्रोमोसोम चला जाएगा एक साइड की तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। इसी तरह जितनी भी होमोलॉगस पेयर है, हर एक होमोलॉगस पेयर का एक क्रोमोसोम सेल के एक एंड पर दूसरे अपोजिट एंड पर चला जाएगा, दूसरा सेल के दूसरे अपोजिट एंड पर चला जाएगा। और इस तरह जितने भी होमोलॉगस पेयर है वो उसके क्रोमोसोम एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। यहाँ पर असल में रिडक्शन फेज जो है, रिडक्शनल डिवीजन फेज जो है, ये यही एनाफेज है। हम मियासिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो फिर जब हमने मियासिस को दो सब फेज में डिवाइड किया, फर्स्ट मियाटिक डिवीजन और सेकंड मियाटिक डिवीजन, तो इसमें जो फर्स्ट मियाटिक डिवीजन था उसको हमने रिडक्शनल डिवीजन का नाम दिया कि असल रिडक्शन यहाँ पर होता है। लेकिन फर्स्ट मियाटिक डिवीजन के अंदर असल रिडक्शन कहाँ पर होता है, इंतहा इंपॉर्टेंट पार्ट है एनाफेज 1 में। तो एक्चुअली रिडक्शन यहाँ पर होता है, एक्चुअली रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस हेयर। तो असल में मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ, एक्चुअली रिडक्शन टेक्स प्लेस इन दिस प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द एनाफेज 1। एनाफेज 1 में अगर कोई बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हो आपके पास और एनाफेज 1 भी मौजूद हो हमारे पास, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एनाफेज 1 होगा, क्योंकि असल रिडक्शन यहाँ पर होता है एनाफेज में। तो एमसीक्यूज़ के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके बाद जब ये क्रोमोसोम होमोलॉगस पेयर के क्रोमोसोम अपोजिट एंड्स पर चले जाते हैं, तो सेल जो ही ये चले पहुंच जाते हैं, इसके साथ साथ सेल इंटर हो जाता है इनटू टेलोफेज 1। तो टेलोफेज 1 में कौन से चेंजेस होते हैं हम पढ़ते हैं। तो एनाफेज में सेल इस तरह के स्टेट में मौजूद है, एनाफेज कंप्लीट हुआ, अब सेल इंटर होगा इनटू नेक्स्ट फेज दैट इज टेलोफेज 1। तो गौर से देखिए, यहाँ पर जितनी भी चेंजेस टेलोफेज ऑफ मायोटासिस में हुए थे, बिल्कुल वही चेंजेस यहाँ पर भी होते हैं। किस तरह होते हैं मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ कि किस तरह होते हैं। जो सबसे पहला चेंज होता है, यानी क्रोमोसोम जो है वो तो पहुँच गए हैं अपोजिट पोल्स पर। फर्ज करें मैं यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ कि अब अपोजिट पोल्स पर पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एनाफेज के बाद जो टेलोफेज होता है, टेलोफेज 1 जो होता है, टेलोफेज 1 में ये क्रोमेटिन मटेरियल जो होते हैं ये डीकंडेंस हो जाते हैं। गौर से देखिए, क्रोमोसोम जो होते हैं ये डीकंडेंस हो जाते हैं। अगर आपको याद हो, वहाँ पर प्रोफेज 1 में जब हम पढ़ रहे थे तो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो गए थे, विजिबल फॉर्म में आ गए थे क्रोमोसोम के फॉर्म में। अब यही क्रोमोसोम दोबारा डीकंडेंस हो जाएंगे और इनविजिबल फॉर्म में आएंगे। तो ये जो अपोजिट एंड्स पर होते हैं ये इस तरह क्रोमेटिन फाइबर की शक्ल बन जाती है उसकी, यानी यहाँ पर डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। कौन से फेज में? टेलोफेज 1 में। टेलोफेज 1 में पहला चेंज जो होता है वो होता है डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर होता है और क्रोमेटिन मटेरियल बन जाते हैं, यानी विजिबल फॉर्म से इनविजिबल फॉर्म में तब्दील हो जाता है। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बना देता है। इस तरह दोनों क्रोमेटिन मटेरियल जो कि सेल के दोनों एंड्स पर मौजूद है, इसकी इर्द गिर्द इस तरह का
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देता है। इसकी इर्द गिर्द इस तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज एंड रीअपियर। तो क्या होता है यहाँ पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज एंड रीअपियर और रीअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीऑर्गेनाइज और रीअपियर हो जाता है। इसके साथ साथ न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई रीअपियर, दोनों में गौर से देखिए, दोनों में इस तरह के चेंजेस होते हैं। दोनों जगह पर न्यूक्लियोलस फिर से रीअपियर हो जाएंगे, दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो स्पिंडल फाइबर थे हमारे पास वो डिसअपियर हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर, हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ पर इसी फेज़ में टीलोफेज़ 1 में स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं। और इसी टीलोफेज़ 1 के आखिर में, एट द एंड ऑफ टीलोफेज़ 1, स्मॉल कंस्ट्रिक्शन अपीयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेल। सेल के दोनों साइड्स पर स्मॉल कंस्ट्रिक्शन इस तरह के अपीयर्स हो जाते हैं। टीलोफेज़ 1 के आखिर में इस तरह के स्मॉल कंस्ट्रिक्शन अपीयर हो जाते हैं, जो कि जाहिर करता है बिगिनिंग ऑफ द साइटोकाइनेसिस। तो इसके बाद टीलोफेज़ 1 के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस 1, यानी पहला साइटोकाइनेसिस जो कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का कैरियोकाइनेसिस के बाद जो कि साइटोकाइनेसिस 1 होने वाला है। अब नेक्स्ट फेज कौन सा होगा, साइटोकाइनेसिस 1। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, अब ये जो कंस्ट्रक्शन अपीयर हुआ है टीलोफेज़ 1 के एंड में, इसके साथ साथ सेल इंटर होता है इनटू नेक्स्ट फेज दैट इज साइटोकाइनेसिस 1। अब इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन मज़ीद अंदर की तरफ डीपर हो जाएगा, दोनों तरफ से ये कंस्ट्रक्शन मज़ीद अंदर की तरफ जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन डीपर एंड डीपर और मज़ीद अंदर की तरफ जाता है और फिर आखिर ये दोनों कंस्ट्रक्शन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और दो सेल्स हमारे पास बन जाते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इस तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये एक सेल हमारे पास बन गया, दूसरा सेल इस तरह का बन गया जो कि पेरेंट सेल से स्मॉल होंगे इस साइज़ में, और दोनों में क्रोमेटिन मटेरियल जो कि सेल के दोनों एंड्स पर मौजूद थे, हर एक क्रोमेटिन मटेरियल जो कि अब न्यूक्लियस बन चुका है, हर एक के अंदर एक चला जाएगा, हर एक के अंदर एक एक न्यूक्लियस भी चला जाएगा। तो गौर से देखें यहाँ पर कितने क्रोमोसोम थे। फ़र्ज़ करें हमने एनिमल का सेल लिया था 46, टोटल 46, हाफ इधर चले गए, हाफ उधर चले गए, कितने 23 इधर उधर चले गए, 23 इस तरफ 23 इस तरफ, तो यहाँ पर भी 23 होंगे, यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम यहाँ पर आ गए। तो जो पेरेंट सेल था वो कौन सा था, डिप्लॉयड 2n, डिप्लॉयड 2n था, और जो डटर सेल बन गए वो n है, हेप्लॉयड है। गौर से देखिए वो कौन से है, हेप्लॉयड। तो इसके साथ ये जब सेल का साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है और इससे दो सेल बन जाते हैं, तो अब ये दो सेल एक नए मियोटिक डिवीजन जो कि सेकंड मियोटिक डिवीजन में इंटर होंगे। लेकिन इससे पहले ये इंटर होते हैं इनटू रेस्टिंग फेज, एक थोड़े से वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए ये इंटर होते हैं इनटू स्मॉल रेस्टिंग फेज नोन एज इंटरकाइनेसिस। असल में होता इंटरफेज है, लेकिन इसमें इसी इंटरफेज में क्या होता है, नो डीएनए डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस, इसलिए हम उसको एक और नाम देते हैं इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस। तो इसको हम नाम देते हैं इंटरकाइनेसिस, और ये असल में इंटरफेज है, लेकिन यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है, और ये फर्स्ट मियोटिक और सेकंड मियोटिक डिवीजन के दरमियान होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद होता है और इसके बाद क्या होता है, सेकंड मियोटिक डिवीजन शुरू होता है। मतलब साइटोकाइनेसिस 1 के बाद फ़ौरन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का कैरियोकाइनेसिस शुरू नहीं होता है, बल्कि एक इंटरफेज होता है स्मॉल कुछ वक्त के लिए, जिसको हम नाम देते हैं इंटरकाइनेसिस। तो इसके साथ साथ हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड मियोटिक डिवीजन।